जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। अति लघु प्रश्न सारा का सारा हम लोगों ने कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 1 करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल है, इसलिए इसको पार्ट बाय पार्ट करना पड़ रहा है। चैप्टर 1 पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी का भी चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 चल रहा है। साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोगों का सॉल्व करवाया जा रहा है। तो इसलिए इससे बेहतर तैयारी आपको पूरे यूट्यूब पर खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, हमारे दिए गए नंबर पे एक छोटा सा मैसेज करके। सवाल पे आते हैं। सवाल में देखिए कहा गया है कि पहला सवाल है आपका कि अशोक के अभिलेख के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सम्राट अशोक मौर्य एक वंश के महान शासक थे। ठीक है, एक एक लाइन को समझ कर आप लोगों को पढ़ना है, उसके बाद जो है अपने दिमाग में फिट करना है। और यकीन जानिए आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको आसानी से ये सब क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश का महान शासक थे। उन्होंने अपने विचारों और शासन संबंधी नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए अनेक अभिलेख खुदवाए। क्या किया था? अभिलेखों को खुदवाया था। ये अभिलेख पत्थरों, चट्टानों और स्तंभों पर लिखवाए गए थे। अशोक के अभिलेख भारत के विभिन्न भागों के साथ साथ वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी मिले हैं। अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से धम्म, अहिंसा, प्रचार के कल्याण और नैतिक जीवन की बातें कही गई है। उन्होंने लोगों को माता पिता का सम्मान करने, बड़ों की आज्ञा मानने, सभी धर्मों का सम्मान करने और जीवों के प्रति दया रखने की शिक्षा दी है। अशोक के अभिलेखों में शिलालेखों और स्तंभ लेख प्रमुख हैं। इनमें कुछ अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में खरोष्ठी तथा कुछ स्थानों पर यूनानी और अरामाइक भाषा का भी प्रयोग हुआ है। अशोक अपने अभिलेखों के माध्यम से अधिकारियों को भी जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनके कल्याण के कार्य करने का निर्देश दिया। इसलिए अशोक के अभिलेख मौर्यकालीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि भैया एक काम कीजिए ना, एक एक लाइन को एक्सप्लेन कीजिए, एक एक लाइन को और तोड़ तोड़ के समझाइए। भाई इसमें ऐसा कुछ समझाने का अब है ही नहीं। मैंने इतना आसान भाषा में आपको आंसर लिखवा दिया कि अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद मेरा आंसर ना खुद एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि NCERT का भाषा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, ये सवाल है। अब देखिए आंसर कितना सरल है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्या इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा? नहीं। इस समय कृषि, व्यापार, उद्योग और शिल्प का अच्छा विकास हुआ। आखिर क्या कारण से इसको महत्वपूर्ण माना गया? तो यही सब कारण से माना गया। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। किसान गेहूं, चावल, जौ, गन्ना और अन्य फसलों की खेती करते थे। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और नहरों का भी उपयोग किया जाता था। गुप्तकाल में विभिन्न प्रकार के शिल्प और उद्योग विकसित थे। कपड़ा बनाना, धातु का काम, आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण प्रमुख व्यवसाय थे। कारीगर अपने अपने संगठनों में काम करते थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। इस समय आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। भारत का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य क्षेत्रों के साथ भी था। व्यापार के लिए स्थल मार्गों और समुद्री मार्गों का प्रयोग किया जाता था। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, जिससे व्यापार और आर्थिक समृद्धि का पता चलता है। व्यापार के और आर्थिक समृद्धि का पता चलता है। गुप्त काल में नगर भी आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। हालांकि बाद के समय में भूमिदान की प्रथा बढ़ने लगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। कुल मिलाकर गुप्त काल में कृषि, शिल्प और व्यापार के कारण आर्थिक जीवन काफ़ी विकसित हुआ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। इसमें देखिए कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक और प्राचीन भारत के महान शासकों में से एक थे। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने नंद वंश के शासक को हराकर मगध पर अधिकार किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। ये तो बेसिक बातें हैं जो आपको लिखनी है स्टार्टिंग में।
अब देखिए, चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासन में मगध के साथ साथ उत्तर भारत के कई क्षेत्रों को मौर्य साम्राज्य में शामिल किया गया। उन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया। बाद में दोनों के बीच संधि हुई। इस संधि के बाद चंद्रगुप्त का साम्राज्य और अधिक मजबूत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपको, चंद्रगुप्त ने एक केंद्रीकृत और मजबूत प्रशासन स्थापित किया। साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांटा गया और अधिकारियों की नियुक्ति की गई। उन्होंने एक बड़ी सेना का निर्माण किया जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी शामिल थे। चंद्रगुप्त के शासन में कृषि, व्यापार और नगरों का विकास हुआ। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कर था। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने भारत के बड़े क्षेत्र को एक मजबूत राजनीतिक सत्ता के अधीन संगठित किया। इस प्रकार उन्होंने मौर्य साम्राज्य को शक्तिशाली और संगठित बनाया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बातें हैं, आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि अशोक ने बौद्ध धर्म एवं धम्म प्रचार के क्या क्या उपाय किए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखिए, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग छोड़ बौद्ध धर्म और अपने धर्म के प्रचार पर विशेष ध्यान दिया। उनका उद्देश्य लोगों में नैतिकता, दया, अहिंसा और आपसी सम्मान की भावना पैदा करना था। अशोक ने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों और स्तंभ लेखों का निर्माण करवाया। इन अभिलेखों में धर्म से संबंधित संदेश लिखवाए गए। उन्होंने लोगों को माता पिता का सम्मान करने, बड़ों की आज्ञा मानने, सभी धर्मों का सम्मान करने और जीवों के प्रति दया रखने की शिक्षा दी। उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। ये अधिकारी लोगों को नैतिक जीवन और अच्छे व्यवहार के बारे में समझाते थे। अशोक ने मनुष्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था करवाने का प्रयास किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक स्तूप, विहार बनवाए तथा बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण दिया, यानी कि उसको क्या बोलते, सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इससे बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी फैला। इस प्रकार अशोक ने अपने प्रशासन, अभिलेखों, धार्मिक संस्थाओं और प्रचारकों के माध्यम से बौद्ध धर्म तथा धम्म के विचारों को व्यापक रूप से फैलाने का प्रयास किया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर और भी अपडेट्स आपको दिए जाते हैं। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग हमारे नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।